हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th की बुक भारत और समकालीन विश्व जो इतिहास की बुक है उसके चैप्टर 4 जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग, चैप्टर के सभी एमसीक्यू और अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस को करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। जैसा कि आपको बता दिया गया कि हम इस वीडियो में एमसीक्यू और अति लघुतरात्मक क्वेश्चंस को करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्न एक की ओर। तो हमारा प्रश्न एक है, वह शब्द कौन सा है जो आमतौर पर एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमें बताना है कि आमतौर पर एशिया के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौदागर, ऑप्शन बी आदि, ऑप्शन सी प्राच्य, ऑप्शन डी जादुई चिराग। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका सही आंसर है प्राच्य। आमतौर पर एशिया को प्राच्य शब्द से संबोधित किया जाता था। ठीक है। हमारा प्रश्न 2 है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग निम्न में से किससे निर्मित वस्तुओं को महत्व देते थे। हमें बताना है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के जो लोग थे वह किससे निर्मित वस्तुओं को महत्व ज़्यादा देते थे। तो हमारे ऑप्शन है मशीनों से, ऑप्शन बी है हाथों से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हाथों से बने वस्तुओं को ब्रिटेन के उच्च वर्ग के लोग अधिक महत्व देते थे। ठीक है। हमारा प्रश्न 3 है, कौन सा बंदरगाह 1780 के दशक से व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगे थे। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बम्बई व कलकत्ता, ऑप्शन बी है सूरवा मछलीपट्टनम, ऑप्शन बी है सूरवा मछलीपट्टनम, ऑप्शन सी है कांडला व तूतीकोरिन, ऑप्शन डी है चेन्नई व कांडला। तो 1780 के दशक से व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगे थे। कौन से बंदरगाह विकसित होने लगे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बम्बई या कोलकाता 1780 के दशक में व्यापारिक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लग गए थे। तो इसका आंसर ए है बम्बई व कोलकाता। ठीक है। हमारा प्रश्न 4 है, भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। यह कथन किसका है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेनरी पतुलो, ऑप्शन बी जेएल हेमंड, ऑप्शन सी टीई निकलसन, ऑप्शन डी माइकला वुल्फ। तो हमें बताना है कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन ऑप्शन ए हेनरी पतुलो ने कहा था। हमारा प्रश्न 5 है, भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगी थी। हमें बताना है कि भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ पर लगी थी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी पुणे में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो 1854 में पहली कपड़ा मिल ऑप्शन सी बम्बई में लगी थी। ओके। हमारा प्रश्न 6 है, जे एन टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1720 में, ऑप्शन बी है 1854 में, ऑप्शन सी है 1912 में, ऑप्शन डी है 1855 में। तो जे एन टाटा ने किस वर्ष जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1912 में जे एन टाटा ने जमशेदपुर में भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। जो हमें इन क्वेश्चंस को करा रहे हैं, प्लीज़ आपसे निवेदन है बार बार आप इन्हें अवश्य अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं।
हमारा प्रश्न 7 है, किस वस्तु के विज्ञापन में भगवान विष्णु आकाश से रोशनी लाते दिखाए गए हैं? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी ग्राइप वाटर, ऑप्शन सी कपड़ा, ऑप्शन डी इस्पात। तो किस वस्तु के विज्ञापन में भगवान विष्णु आकाश से रोशनी लाते दिखाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साबुन के विज्ञापन में भगवान विष्णु आकाश से रोशनी लाते दिखाए गए हैं। ओके, हमारा प्रश्न 8 है, निम्न में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊन को, ऑप्शन बी कपास को, ऑप्शन सी रेशम को, ऑप्शन डी जूट को। तो हमें बताना है कि एक नए युग का पहला प्रतीक किसे कहा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कपास को नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है। ठीक है, तो हमारे अब एमसीक्यू क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, हमारा प्रश्न 1 है, स्टेपलर कौन थे? इसका आंसर है, ऐसे व्यक्ति को जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता या छांटता है उसे स्टेपलर कहते थे। इसका अर्थ है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को छांटता है उसे ही स्टेपलर कहते थे। ओके, हमारा प्रश्न 2 है, फूलर किसे कहते थे? हमें बताना है कि फूलर किसे कहते थे। तो इसका आंसर है, ऐसे व्यक्ति को जो फूल करता यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है उसे फूलर कहते थे। ओके, प्लीज इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट जरूर करें। हमारा प्रश्न 3 है, कोडिंग प्रक्रिया क्या है? तो कोडिंग प्रक्रिया क्या है? इसका आंसर है, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, वह प्रक्रिया कोडिंग प्रक्रिया कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, मतलब ढूंढने के लिए तैयार किया जाता है, उसे कोडिंग प्रक्रिया कहते हैं। हमारा प्रश्न 4 है, किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में जेम्स वॉट ने सुधार किए? तो इसका आंसर है, जेम्स वॉट ने न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन का पेटेंट करा लिया। ओके, हमारा प्रश्न 5 है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब लगी? तो बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब लगी? इसका आंसर है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में खुली थी। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें अवश्य याद रखना। हमारा प्रश्न 6 है, देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ खुली? तो देश की पहली जूट मिल कब और कहाँ पर खुली थी? तो देश की पहली जूट मिल 1855 में बंगाल में खुली थी। हमारा प्रश्न 7 है, भारत में पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किसने स्थापित किया? तो हमारा आंसर है, भारत में पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र JN टाटा ने जमशेदपुर में 1912 में स्थापित किया था। तो भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र JN टाटा ने जमशेदपुर में 1912 में स्थापित किया था। ओके, हमारा प्रश्न 8 है, फ्लाई शटल क्या है? हमें बताना है कि फ्लाई शटल क्या है। तो इसका आंसर है, फ्लाई शटल रस्सियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ गए कि फ्लाई शटल क्या है। एक बार और बोल देता हूँ, फ्लाई शटल रस्सियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके,
हमारा प्रश्न 9 है, ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की थी। हमें बताना है कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा थी वह किसने प्रस्तुत की थी। इसका आंसर है ब्रिटेन में सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट ने प्रस्तुत की थी। तो आप समझ गए कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा की रूपरेखा किसने प्रस्तुत की थी, तो रिचर्ड आर्कराइट ने। ओके, हमारा प्रश्न 10 है, इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी किससे ऊन खरीदते थे। तो हमें बताना है कि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे वह किससे ऊन खरीदते थे। तो इसका आंसर है इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। तो इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। ओके, हमारा प्रश्न 11 है, इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है इंग्लैंड का लंदन शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। लंदन में कपास की फिनिशिंग होती थी, इसी कारण से लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। ओके, हमारा प्रश्न 12 है, स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण कब व किसने किया। तो हमें बताना है कि स्पिनिंग जेनी जो मशीन थी उसका निर्माण कब व किसने किया था। तो इसका आंसर है जेम्स हारग्रिव्ज ने 1764 में स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन एक एक अंक के आते हैं, कृपया इन्हें अवश्य याद रखना, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ओके, हमारा प्रश्न 13 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी, इसका आंसर है बुनकरों का निरीक्षण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति की थी। हमारा प्रश्न 14 है, भारत के स्थानीय बाजारों में कहाँ के आयातित मालों की भरमार थी। तो भारत के स्थानीय बाजारों में कहाँ के आयातित मालों की भरमार थी, तो इसका आंसर है भारत के स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी। ठीक है, हमारा प्रश्न 14 है, किस वर्ष मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल स्थापित हुई। तो किस वर्ष मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल स्थापित हुई, इसका आंसर है सन 1874 में मद्रास में पहली कताई और बुनाई मिल स्थापित हुई थी। ओके, हमारा प्रश्न 16 है, 1860 के दशक में किस देश के गृहयुद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। तो 1860 के दशक में किस देश के गृहयुद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास की निर्यात में वृद्धि हुई थी, तो इसका आंसर है सन 1860 में अमेरिकी गृहयुद्ध के कारण कच्चे कपास के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। ओके, तो हमारे सभी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद।